हम्म, हेलो बच्चों। एक बात है, जानते हो सामाजिक बुराइयों में दहेज बहुत ही विकराल रूप धारण करते जा रहा है। जानते हो कितने घर बर्बाद हो रहे हैं। इस पर भी थोड़े हमें विचार करना ही चाहिए। तो इस पर जानते हो, दो सहेलियां आपस में बातें कर रही हैं और वो क्या कह रही हैं। आपस में ये बात करते हुए सहेलियां क्या कह रही हैं, सुनिए थोड़ा सा। कवन कसुरवा से भारत के देशवा में, कवन कसुरवा से भारत के देशवा में पुत्री भैली पिता के भार रे सहेलिया। कवन कसुरवा से भारत के देशवा में पुत्री भैली पिता के भार रे सहेलिया। जहाँ में ऋषि मुनि लिहले अवतारवा से, जहाँ में ऋषि मुनि लिहले अवतारवा से, उहाँ में नदी जैसन बहे अश्रु धार रे सहेलिया। जहाँ में ऋषि मुनि लिहले अवतारवा से, उहाँ में नदी जैसन बहे अश्रु धार रे सहेलिया। तो कवन कसुरवा से भारत के देशवा में पुत्री भैली पिता के भार रे सहेलिया। हाँ तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज, जो कि 2015 के इंटर एग्ज़ाम का 14वां प्रश्न है। और फिर आया है 2017 के इंटर एग्ज़ाम में फिर 14वां ही प्रश्न है। तो ये है व्हीटस्टोन ब्रिज, या इसको कहते हैं व्हीटस्टोन सेतु। आप देख रहे हैं यहाँ फिगर में 4 प्रतिरोध है, R1, R2, R3, R4। और लिखने का तरीका आपने क्या देखा, R1, R2, R3, R4। बाएं से लिखते हैं, दाएं पर समाप्त करते हैं, R1, R2, R3, R4। तो इस तरह से 4 प्रतिरोधों को किस रूप में जोड़ा गया है, ये 4 प्रतिरोधों को समांतर चतुर्भुज की भुजाओं के रूप में जोड़ा गया है। और आप एक बात और देख रहे हैं, ये सम्मुख शीर्ष जो सामने वाले शीर्ष हैं, इनके बीच में एक गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया गया है। और शेष जो 2 सम्मुख बचते हैं शीर्ष, उनके बीच में यहाँ पर एक सेल लगा दिया गया है। तो बच्चों, अब आप समझ गए होंगे कि ये 4 प्रतिरोध हैं, R1, R2, R3, R4, और ये समांतर ये चतुर्भुज की 4 भुजाओं के रूप में जोड़े गए हैं। और 2 सम्मुख शीर्षों के बीच में एक गैल्वेनोमीटर और शेष 2 सम्मुख शीर्षों के बीच में एक है सेल। और इस तरह की व्यवस्था को, इसी को हम कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। ये ना देख लीजिए, 4 यहाँ पर हम लिख भी दिए हैं। जब 4 प्रतिरोधों को चतुर्भुज की भुजाओं के रूप में जोड़ा जाए तथा 2 सम्मुख बिंदुओं यानी शीर्षों के बीच एक गैल्वेनोमीटर तथा शेष 2 सम्मुख बिंदुओं के बीच एक सेल लगा दिया जाए, तो इस व्यवस्था को कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। रटना नहीं है जी, समझना है। आप देख नहीं रहे हैं कि 4 प्रतिरोध हैं, R1, R2, R3, और ये चारों प्रतिरोध को चतुर्भुज की भुजाओं के रूप में जोड़ा गया है। और सामने वाले 2 सम्मुख शीर्षों के बीच में एक है गैल्वेनोमीटर और शेष 2 सम्मुख बिंदुओं के बीच में है एक यहाँ पर लगा हुआ बैटरी या सेल। तो इसी व्यवस्था को, इसी
तरीके को हम लोग इसी व्यवस्था को कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। और ये परिभाषा पूछा गया है 2017 के 14वां प्रश्न में कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है। तो भाई तो परिभाषा इसी प्रकार आपको देना होगा, इसलिए आप समझ करके अपने मस्तिष्क में रख लेना है। इसमें रटने की क्या बात है भाई, रट्टू विद्या नहीं रखनी चाहिए, आपको समझने की बात है। अब आइए चलते हैं संतुलन की शर्त या प्रतिबंध। इसके संतुलन की शर्त या प्रतिबंध क्या है। तो याद रखो, पहली बात हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि गैल्वेनोमीटर में, ये जो गैल्वेनोमीटर है, इस गैल्वेनोमीटर में जो IG धारा आ रही है इसको 0 बनाना होगा। इसमें यानी धारा नहीं आने देना होगा, इस तार को तोड़ देना होगा, तब जा कर के ये संतुलित अवस्था कही जाएगी। इस तार को हमें तोड़ देना है, रखना नहीं है, यानी इसमें आने वाली धारा को 0 कर देना है, तब जा कर के यह कही जाएगी क्या, संतुलित ब्रिज। एक बात और आपको समझा दें कि ये यहाँ से आई धारा जो चल रही है, ए पर आने के बाद उसको 2 रास्ते मिलते हैं। तो एक चलती है I1 धारा B की तरफ और एक चलती है I3 धारा D की तरफ। और फिर B पर आने के बाद अब यहाँ अगर ये जुड़ा हुआ तो रास्ता फिर IG से भी उसको मिल रहा है, लेकिन इसको तो हमें हटा देना है, इसको रखना नहीं है। और फिर B से C की ओर एक धारा आ रही है, उसका नाम हमने दे दिया I2। उसी तरह फिर I3 धारा D तक जब आती है तो इसको भी जाने के 2 रास्ते हो सकते हैं, एक गैल्वेनोमीटर से होकर या इधर जाने के लिए। तो ये तो तार आपका ये तो रास्ता नहीं है, इसको तो हमें 0 बनाना है। तब वो जाएगी किधर से, R4 की तरफ से जाएगी और इसको हम कहेंगे I4 धारा। इस तरह से ये I1 और I2, थोड़ा सा आप ध्यान दे तो I1 जो धारा B पर आ रही है, और जब इधर का रास्ता हमें जाने का नहीं है, बंद है, तब तो जो I1 आएगी B पर, वही तो धारा आएगी फिर C पर। इसका मतलब ये हुआ कि I1 धारा I2 के बराबर है। तो हम आगे लिखेंगे कि I1 बराबर I2। फिर उसी प्रकार यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए कि जो धारा A से D तक आ रही है I3, वही तो धारा D से C तक यानी I4 जा रही है, क्योंकि इसमें भी आपको गैल्वेनोमीटर से तो धारा जाना आना नहीं है। तब तो जो धारा I3 आएगी D तक, वही D से C तक जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि I3 और I4 आपस में बराबर हो जाएंगे। तो चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। जब गैल्वेनोमीटर से धारा प्रवाहित न हो, क्या कहा, धारा गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित न हो तो ब्रिज को संतुलित कहा जाता है ना, यानी गैल्वेनोमीटर से धारा नहीं आने देनी चाहिए। उस हालत में क्या होगा, IG यानी गैल्वेनोमीटर की धारा 0 हो जाएगी। जब उसे जाएगी ही नहीं तो 0 हो जाएगी। ऐसा होने पर I1 बराबर I2 हो जाएगा, I3 बराबर I4 होगा। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। और किरचॉफ के दूसरे नियम से हमने बताया था आपको कि धारा और प्रतिरोध का गुणनफल का बीजीय योग उसके विद्युत वाहक बल के बीजीय योग के बराबर होता है। अब थोड़ा सा हम बंद परिपथ ABDA में चलते हैं। देखो यहाँ ABDA यानी इस बंद परिपथ, प्रथम परिपथ में हम चलते हैं। बताओ बच्चे, इसमें कोई सेल या बैटरी लगा है? नहीं लगा है। जब नहीं लगा है तो विद्युत वाहक बल हमारे 0 हो जाएंगे, यानी राइट साइड में किरचॉफ के दूसरे नियम में विद्युत वाहक बल हमारा 0 हो जाएगा। तो अब आइए दूसरा नियम किरचॉफ का बतलाता है कि प्रतिरोध और धारा के गुणनफल का बीजीय योग विद्युत वाहक बल के बीजीय योग के बराबर होता है। तो हम अब लिखेंगे I1 इंटू R1, और इधर से आने वाली धारा तो हमने 0 मान लिया है, इसीलिए तो यहाँ 0 लिखे हैं। देख लीजिए, है ना, यहाँ पर I1 R1 लिख दिया और प्लस में गैल्वेनोमीटर की धारा को हमने 0 लिख दिया। अब थोड़ा सा आगे देखिए, अब हम IG यहाँ तक जब आए तो अब देख रहे हैं कि I3 जो धारा है वो I1 चल रही है क्लॉकवाइज, तो I3 चल रही है एंटी क्लॉकवाइज, यानी इसको अब माइनस में रखना होगा, क्योंकि I1 चल रही है क्लॉकवाइज तो I3 चल रही है एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज को हमने माइनस मान लिया, तो इसीलिए तो यहाँ लिखे हैं
I3 और R3 और बराबर जीरो क्यों हुआ? बराबर जीरो तो हमने कहा ही आपसे कि धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजीय योग विद्युत वाहक बल के बीजीय योग के बराबर है। तो विद्युत वाहक बल तो इसमें है ही नहीं है, न सेल है न बैटरी है, तब तो उसका मान तो जीरो ही ना होगा। तो इसीलिए यहाँ जीरो लिखा गया है। और ये देखो ये माइनस है तो इसको हमने राइट साइड में ला करके प्लस कर दिया। तो अब हमारे पास एक नया इक्वेशन मिला I1R1 इक्वल टू I3R3। इस तरह से ये दूसरा इक्वेशन मिला। अब इसी प्रकार हम चलते हैं पुनः बंद परिपथ BCDB में। अब फिगर में आओ, फिगर में अब देखते हैं BCDB, यानी इस फिगर में आप देख रहे हैं कि I2 जो धारा चल रही है वो क्लॉकवाइज चल रही है और I4 जो चल रही है वो एंटी क्लॉक चल रही है। तब तो फिर हमें I4 के चलते माइनस करना ही होगा, क्योंकि यह एंटी क्लॉक चल रही है और ये I2 जो है क्लॉकवाइज चल रही है। तो अब हम इसको लिखेंगे I2R2 माइनस I4R4 प्लस जीरो, क्योंकि इसका तो जीरो है भाई, इसका तो धारा ही नहीं है। तो I2R2 माइनस I4R4 माइनस क्यों हुआ समझ में आया ना? ये जो है एंटी क्लॉक चल रही है, यानी इसकी धारा I2 जो धारा है वो क्लॉक वाइज चल रही है और I4 जो है एंटी क्लॉक चल रही है, इसीलिए इसको हमने माइनस किया। तो आइए यहाँ पर देखिए I2R2 माइनस I4R4 प्लस जीरो, ये है गैल्वेनोमीटर की धारा और बराबर में तो हमने कहा ना उसमें भी नहीं है विद्युत वाहक बल, तो इसलिए तो यह भी जीरो हो जाएगा। विद्युत वाहक बल है ये नहीं है, कोई सेल ना लगा है ना कोई बैटरी लगी है, तो विद्युत वाहक बल है ये नहीं है, तो इसका मान हो गया जीरो। अब ये जो माइनस वाली टर्म है उसको हमने दाहिने साइड में ले लिया और I2R2 बराबर हो गया I4R4, ये तीसरा इक्वेशन हमने बनाया। अब क्या करते हैं कि इक्वेशन 2 में 3 से भाग दे देते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर हमको मिला है इक्वेशन 2 I1R1 इक्वल टू I3R3 और यहाँ 3 में मिला है I2R2 इक्वल टू I4R4। तो लेफ्ट को लेफ्ट से भागा, राइट को राइट से कर देते हैं। जैसे I1R1 यहाँ हमने लिख दिया और I2R2 उसके नीचे देकर भाग दे रहे हैं। फिर उसी प्रकार I3R3 यहाँ पर ऊपर लिखा और I4R4 को नीचे से भाग दे दिया, है ना। I4R4 से ये तीसरी इक्वेशन के राइट साइड से भाग दे दिया। और तब पहले ही में हमने बताया है नंबर 1 इक्वेशन में कि I1 बराबर है I2 के, I3 बराबर है I4 के। तो जब ये दोनों बराबर ही है तो इसको काट के निकाल सकते हैं। फिर I3 और I4 भी जब बराबर है तो इसको हम काट के निकाल देंगे और जब काट के निकाल देंगे तो हमको मिलेगा I1 बटा R2 I3 बटा R4। इस तरह से हमें एक व्यंजक प्राप्त हुआ। यही है संतुलन की शर्त। और एक बात और आपसे बता दें, ये आपस में बदले भी जा सकते हैं। ये 3 को हम यहाँ ला दें, R2 को यहाँ ला दें, तो इस तरह से एक नया और इक्वेशन हो जाएगा, जिससे ऐसा व्यंजक हो जाएगा R1 बटा R3 इक्वल टू R2 बटा R4। यही तो दोनों में कोई या दोनों समझिए, इसमें से कोई भी आप लिख सकते हैं। यही संतुलन की शर्त है, यानी 4 प्रतिरोधों को कैसे रखा जाए, तो यही संतुलन की शर्त है। इसका उपयोग क्या है? इसमें 3 प्रतिरोधों का मान अगर आपको दिया गया हो तो आप चौथा प्रतिरोध आसानी से निकाल सकते हैं। इसका कैलकुलेशन करके, यानी 3 प्रतिरोधों का मान बैठा करके कोई चौथा जो खाली रहेगा उसका मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग यही है। प्रतिरोध जब 3 दिए गए हों तो चौथा को निकाल देना। और एक बात और है भाई, ये ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछता है? ऑब्जेक्टिव में कहता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज से कम धारा मापी जाती है कि अधिकतम धारा मापी जाती है, यानी न्यूनतम धारा मापी जाती है कि अधिकतम मापी जाती है कि दोनों मापी जाती है। तो भाई इसमें हमने कहाँ कुछ कहा, इसका मतलब क्या हुआ कि कम हो चाहे अधिक हो सबको मापती है, यानी दोनों धारा को माप सकती है, न्यूनतम हो चाहे अधिकतम हो। तो क्या भाई समझा? तो समझ लिया होगा तो खुश हो या दुखी हो
तो क्या करोगे? अब तो आपको समझना है, खुश हो तो लाइक करो, दुखी में हो तो डिसलाइक करो, ये तो आपको सोचना है। अब आप ही समझिए कि जब इतना मेहनत किए हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, तो इस पर थोड़ा आप सोचिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो कोई बात ही नहीं है। और इसके बाद थोड़ा और ज़्यादा खुश हो तो बेल आइकन को भी दबा दो। तो बस थैंक यू बच्चों।